हेलो दोस्तों, एजुकेशन द ओनली वे टू सक्सेस चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं एम.एल. मेहरा, पीजीटी ज्योग्राफी, जेएनवी नाहन। आज आपको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के बारे में बताना चाहूँगा कि किस प्रकार हम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के द्वारा टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम डिस्कशन मेथड, वर्कशॉप, मॉडल्स और क्लास टॉक या कैरियर टॉक के बारे में भी हम बातचीत कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट क्लास के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। टीचर्स और बच्चों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस सफल नहीं हो सकती। यदि एक तरफ टीचर पढ़ाता रहे, बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, तो भी वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छी नहीं होती है। और यदि टीचर अपनी तैयारी अच्छे से ना करके जाए और बच्चे इन्वॉल्वमेंट दिखाएं या बच्चे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लें जो टीचर को ना आता हो, तो उस समय भी क्लास में अनटोवर्ड सिचुएशंस पैदा हो जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर भी अपनी तैयारी करके जाए, बच्चे भी अपनी तैयारी करके आए और एक अच्छी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट क्लास में हो। हम बात करते हैं कि ख़ासतौर पर मैं अपनी बात बताता हूँ कि जब मैं अपना सिलेबस करवाता हूँ तो काफ़ी समय और काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं डिस्कशन मेथड का यूज करता हूँ। मैं अपनी कक्षा को 8 ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, क्योंकि कक्षा की संख्या 40 है और 5-5 का मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, जिसमें अलग अलग टॉपिक मैं ग्रुप वाइज देता हूँ और उसमें से सारे के सारे ग्रुप मेंबर उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं और उस ग्रुप का जो लीडर होता है वो अपनी लास्ट में प्रेजेंटेशन देता है। और इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2023 में मैंने DCGC कोर्स किया RI अजमेर से, और वहाँ पे हमारे को विभिन्न स्कूलों में जाने का मौका मिला और उन स्कूलों में भी मैंने इन चीज़ों को जो है करवाया। ख़ास तौर पर वहाँ जो मैंने और मेरे जो ग्रुप मेंबर थे, उन्होंने उस स्कूल के अंदर हमने काम किया था, माहेश्वरी इंटरनेशनल स्कूल अजमेर के अंदर, और वहाँ पे जो हमने वर्कशॉप लगाया और उसकी जो सराहना वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ का जो ओनर था उन्होंने की, और सच में वो वर्कशॉप बहुत ही बेहतर था। छोटे छोटे बच्चे कक्षा 8 के, 9 के, कक्षा 7 के, उन सब ने बहुत ही मेहनत से अपने प्रोजेक्ट्स बनाए और जो प्रदर्शनी लगी उसको बड़े सुव्यवस्थित तरीके से उन बच्चों ने सेट किया। और उसमें हमारा मेंटरशिप रही, लेकिन करने वाले तो बच्चे होते हैं हमेशा, और बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो बड़ा अच्छा लगता है जब इस प्रकार की एक्टिविटी के द्वारा बच्चे सीखते हैं और बच्चों को वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो प्रोजेक्ट या मॉडल या चार्ट्स बच्चों ने बनाए थे उनके माध्यम से बच्चों ने बहुत ही बेहतर तरीके से सीखा। इसी प्रकार मेरी जो कक्षाएं हैं जेएनवी नाहन में, मैं यहाँ पर भी अपने जो बच्चे हैं कक्षा 11 और 12 के ख़ास तौर पर उनको काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है मैं ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, डिबेट्स के माध्यम से और स्पीचेस के माध्यम से जो है मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी ये एक पहल है कि बच्चा जो है आसानी से सीखे, परमानेंट लर्निंग के साथ सीखे, बाद में उसको किसी भी प्रकार से कोई चीज़ को रटना ना पड़े, क्योंकि जब हम डिस्कशन करते हैं तो बच्चा तैयारी करके आता है और वो सबको समझ में आता है। तो आइए आज मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ उस वर्कशॉप और हमारे डिस्कशन की कुछ झलक, जिससे आप देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इससे एक अच्छी सीख लेंगे और आप भी इस प्रयास को अपनी कक्षा में या अपने बच्चों के सामने करने का यत्न करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम यहाँ पे एक डिबेट का टॉपिक हमने लिया था और उसमें 2 टॉपिक हैं हमारे। पहला आपको दिख रहा होगा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड दूसरा है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। जैसा कि आपको पता है कि आदि मानव के टाइम में किसी भी प्रकार से कोई भी घटना घटित होती थी तो उस समय मनुष्य प्रकृति की उन घटनाओं से अपने आप को बचाता था। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मानव को कहीं बाहर जाना है और बारिश हो गई
तो बारिश के समय में क्या करता था वो, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए गुफा में या उसने जो भी शेड बनाया होता था उसमें चला जाता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रकृति पूर्ण रूप से मानव के ऊपर हावी थी। मानव के पास किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं था कि वो उसके कोप से बचा सके। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, आदि मानव ने विभिन्न प्रकार की जो है डिस्कवरीज की। जैसे आपने देखा होगा कि आग की खोज हुई, पहिए की खोज हुई। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है वो आती रही, और उन टेक्नोलॉजी के जरिए मानव ने जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं थी या जितनी भी प्राकृतिक की चीजें थी उन सब के ऊपर अपनी विजय हासिल की, और बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस किए जिससे आज हम इस जगह पे खड़े हैं। कि मैंने जैसे एग्जांपल लिया था बारिश का, कि आज अगर बारिश हो जाए तो मनुष्य के पास जो है छाता है और वो उसको लेके कहीं भी जा सकता है। आ रही बात समझ में? पहले के समय में पैदल जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, आजकल उसके पास क्या है, ढेर सारी गाड़ियां हैं। तो इस प्रकार के जो साधन है वो जुटाए जा चुके हैं। तो इसी कड़ी में जो है आज का हम डिबेट शुरू करेंगे, और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मास्टर आर्यन को अपने विषय के साथ। आर्यन विषय मेरे प्यारे सहपाठी, मैं आर्यन आज आपके सामने प्रकृति का मानव का प्रकृतिकरण विषय लेकर आना जरूरी है। यह पुराने समय में होता था जब प्रकृति मानव पर हावी थी। उस समय मानव के पास कोई संसाधन नहीं थे जिस पर वह प्रकृति पर नियंत्रण कर पाए। उस समय मानव प्रकृति के थैंक यू आर्यन, एक अच्छा प्रयास किया इसने बताने का। हालांकि हमारे पास समय कम था, लेकिन समय के अभाव के कारण भी जो है इन्होंने अच्छा बताया। और इवन की उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि मनुष्य उस समय आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा है कि बहुत सारी चीज़ों की पूजा करता था ताकि वो प्रकृति के कोप से बच सके। तो आगे का जो हमारा विषय है दूसरे वाला, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, उसके अंतर्गत जो है मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर मयंक को अपने विषय के साथ। आदरणीय विषयाध्यापक, सभी विद्यार्थी, मैं आज आप सभी के सामने वाद विवाद प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रकृति का मानवीकरण विषय लेकर उपस्थित हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसे पहले का समय था उस समय मानव निष्क्रिय था और प्रकृति सक्रिय थी, परंतु आज इसका ठीक उल्टा है। आज मानव सक्रिय और प्रकृति निष्क्रिय है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा, पहले के समय में जैसे बारिश होती थी तो बारिश को देख के पिछले समय के लोग थे, जो आदिकालीन लोग थे, वो डर जाते थे कि ये क्या आ गया ऊपर से। लोग अपनी गुफाओं में चले जाते थे, उनको बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। और आज ठीक इसका उल्टा है। आज लोग क्या करते हैं, चाहे जितनी मर्जी बारिश हो रही हो, लोगों के पास अपने संसाधन जुट चुके हैं। आज तकनीक इतनी बढ़ चुकी है कि लोग कुछ भी कर रहे हैं, आज प्रकृति को अपने अनुसार ढाल रहे हैं। आज बारिश में लोग छतरी लेकर निकल जाते हैं, लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, अपने वाहन हैं। लोग आजकल बड़ी बड़ी दूरियां भी कुछ ही समय में क्रॉस कर जाते हैं। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि जैसे पहले के सन था, जब रात होती थी तो लोग डर जाते थे कि ये क्या हुआ, सूरज कहाँ चला गया। लोगों को पता था कि कुछ ऊपर चमक रहा है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें भोजन मिल रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि उस टाइम में लोग बहुत पूजा पाठ करते थे, क्योंकि लोग के अंदर एक डर था कि अगर हम पूजा नहीं करेंगे इसकी तो ये हमें मार देगा, ये हमें ख़त्म कर देगा, हमें भोजन नहीं मिलेगा, हमें संसाधन नहीं मिलेंगे, हमारे रहने का निवास खत्म हो जाएगा। और आज ठीक इसका उल्टा है। लोगों को पता है कि सूरज है, इसका काम है सिर्फ लाइट देना, और लोगों ने बढ़ती तकनीक के साथ लाइट का आविष्कार कर दिया है। आज लोग रात में भी आराम से निकल पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं। जैसा कि पहले था कि लोगों को चोट लगी छोटी सी तो लोग डर जाते थे, ये क्यों? लोग सोचते थे कि भूत प्रेत चढ़ गया हमारे ऊपर। पर आज ऐसा कुछ नहीं है। आज हॉस्पिटल की सुविधा हमारे पास, लोग जाते हैं, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो आजकल तो लोग इसे ठीक कर लेते हैं।
आजकल कैंसर का भी ट्रीटमेंट आ चुका है, जिसके पहले लोग डर जाते कैंसर हो गया है, पर ऐसा कुछ नहीं, अब इसकी भी दवाई आ चुकी है। धन्यवाद। चलिए, समय का अभाव है थोड़ा, तो इसलिए आज इस टॉपिक को हम जो है समाप्त करेंगे। और इन दोनों जो डिबेट के हम टॉपिक है, इन दोनों के बीच का रास्ता जो है, जो कि आपने देखा होगा कि नियो डिटर्मिनिज्म को नव निश्चयवाद कहा जाता है, उन्होंने निकाला। और इसके ऊपर जो है बोलने जा रही है दिस क्या अनुष्का। ठीक है, तो मैं अनुष्का को जो है आमंत्रित करता हूँ अपने विषय के साथ। आदरणीय विषय अध्यापक और मेरे सभी सहपाठी, तो जैसे मेरे मुझसे पहले जिन वक्ताओं ने बोला है, हमें दो चीज़ों के बारे में बताया, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। नेचुरल, इन दोनों में जो है, एक में नेचर जो है ह्यूमन के ऊपर प्रभावी है, और दूसरे में जो मानव है वो नेचर के ऊपर प्रभावी होने का प्रयास करता है। तो हम सभी को ये पता है, जब भी कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी होने का प्रयास करेगा तो उसमें कई सारे डिजास्टर्स आएंगे। जैसे कि जब नेचर मानव के ऊपर प्रभावी होता था तो मानव की मौत हो जाती थी, अगर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो मानव मर जाता था, ज़्यादा सर्दी होगी तो मानव मर जाता था। जब ह्यूमन नेचर के ऊपर प्रभावी होने का उसने जब प्रयास करना शुरू किया, तब कई सारी प्राकृतिक आपदाएं और बढ़ गई, जैसे कि ओजोन का डिप्रेशन स्टार्ट हो गया और ग्लेशियर पिघलने लगे। अब इन्हीं दोनों के बीच में अगर हम लोगों को एक बैलेंस बनाना होता है, उसी को हम नियो डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, जिसमें उसने मानव और प्रकृति के बीच एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें ना ही प्रकृति मानव के ऊपर प्रभावी थी और ना ही मानव प्रकृति के ऊपर। इसको हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन अपने हिसाब से मानव को अपनी ज़रूरतों के लिए अपने आप को ढालेगा। तो इसी में अगर मानव को प्रकृति को किसी अपनी ज़रूरत के लिए ढालना है, तो वह सबसे पहले ये देखे कि क्या प्रकृति उस बदलाव को अपने बदलाव